हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज की जो वीडियो है वो हमारी सब्जेक्ट है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस के ऊपर है। स्टूडेंट्स मतलब योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस जिस भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है जैसे कि एग्जाम दूर नहीं है, कुछ बच्चों के एग्जाम स्टार्ट भी हो गए होंगे और हम सब जानते हैं कि ड्यूसोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन चीजें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से उसको कवर कर लेते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने रैंडम नहीं उठाए हैं, बल्कि कुछ प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं और कुछ टीचर सजेशन के बेस पर ही जो आपके क्वेश्चन है ये केयरफुली बनाए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अगर आप ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो 18 to 19% आप अपने पेपर का पूरा जो सिलेबस है वो आप कवर कर लेते हो। ठीक है, तो ये सिंगल वीडियो आपके लिए आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और अपने एग्जाम में अदर किसी वीडियो का आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जरूरी ये चीज है कि आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है कि जो आपके होल चैप्टर मतलब ने सारे जो सिलेबस है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं। तो अगर आप सारी वीडियोस देखोगे, उन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझोगे, तो आपका जो पूरा सिलेबस है ना वो आपको एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे का भी चांस है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था जैसे कि। और आप सभी के लिए इस वीडियो के बीच में हम जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन मतलब वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली। वो वीडियो के स्टार्टिंग में हो सकता है, वीडियो के मिड पार्ट में हो सकता है या वीडियो के एंड पार्ट में हो सकता है। कहीं भी किसी भी मोमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी वीडियो का पार्ट या कोई भी मोमेंट आपको वीडियो का स्किप नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं वो क्वेश्चन हम कहाँ से पूछ सकते हैं। अब उस क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो सभी जो करेक्ट आंसर देगा ना, तो इस स्टार्टिंग के ये 3 जो लकी विनर्स हैं उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। हाँ, आपने सही सुना, ये जो फ्री नोट्स है, जो मतलब अभी इसकी जो वीडियो बनाएंगे, इस चैप्टर को जब हम समझेंगे, इसे पेड नोट्स है, लेकिन ये 3 लकी विनर्स को मिलेंगे फ्री नोट्स। ठीक है, तो और ये जो विनर्स निकालते हैं, इन विनर्स का हम जो तुरंत ही इसका अनाउंसमेंट कर देंगे, वो भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो जिसने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो गिव का चांस कहीं भी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप ठीक है, उसके अलावा हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं, चैप्टर वाइज जो लेक्चर्स थे वो भी फ्री हैं, वो आप देख सकते हो। और आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज है। लेकिन अगर इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो कॉम्बो पैक में भी आपके लिए ऑफर दिए गए हैं। तो अगर आप एक सिंगल नोट्स बाय करते हैं तो उसका प्राइस आपको 45 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं तो उनको 5 सब्जेक्ट्स का ही बाय करना पड़ेगा। जो 6 सब्जेक्ट का नोट्स है वो उनको फ्री मिलेगा कॉम्बो पैक के साथ। ठीक है, किसी के 7 सब्जेक्ट है, उनको 6 ही बाय करने होंगे, 7 जो सब्जेक्ट्स का नोट्स है वो आपको फ्री मिलेगा। तो ये सारी चीजें कॉम्बो पैक में आपको दी जाएंगी। ये सब चीज मैंने बता दी आपको। बस आपको एक छोटा सा मैसेज करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे जाकर अपना टाइप करना है आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नोट्स नहीं भी लेना है तो आप वीडियो लेक्चर सीरीज भी देख सकते हो, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। वीडियोस लेक्चर सीरीज, उससे भी अपना एग्जाम के फोकस मतलब एग्जाम के लिए फोकस जो नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको भी आप वीडियो के थ्रू कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस के सब्जेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को, जो आपके ड्यूसोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर सीरीज भी प्लेलिस्ट बनाकर रेडी की है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, आप देख ही लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट का नेम हम जो पहले से ही पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं।
इसका नाम है योग फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, योग दर्शन एवं क्रिया योग के सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये हमारे वैल्यू एडिशन कोर्स मतलब वैक का सब्जेक्ट है, ठीक है, एज पर द एनईपी पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर बताया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र का इसमें वर्ण करना है। वही इसी के साथ में इसके ऑप्शन में है कि उसमें पतंजलि के योग सूत्र उसने तीसरे सूत्र का, पहले वाले क्वेश्चन में उसने दूसरे सूत्र के बारे में पूछा है और जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना उसने तीसरे सूत्र के बारे में पूछा है। हम दोनों ही सूत्रों के बारे में समझेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द सेकंड सूत्र ऑफ पतंजलि योगा सूत्र, तो पतंजलि के दूसरे सेकंड सूत्र के बारे में बताना है एंड द थर्ड सूत्र के बारे में भी बताना है पतंजलि के योग सूत्र के। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, भूमिका समझेंगे इसकी। तो कोई भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होनी चाहिए, स्टार्टिंग आपकी उसकी इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, भूमिका से होनी चाहिए, फिर जाके आप मेन पॉइंट करके बताओगे और फिर एग्जैक्टली जो आपका कॉज है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है वो चीजें बताओगे। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन से करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका कि पतंजलि जो योगा सूत्र है ना वो भारतीय दर्शन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें योग के सिद्धांत, साधना, मोक्ष मार्ग, इन सब के रूप में आपको पता ही होगा कि पतंजलि योग सूत्र के अंदर आप भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ दिया गया है जिसके अंदर आपको योगा जो योग है उसके सिद्धांतों के बारे में बताया है, साधना के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, इसके बारे में बता दिया गया। ठीक है, योगा सूत्र ऑफ पतंजलि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फिलोसफी के अंदर एंड इसमें बताया गया प्रिंसिपल ऑफ योगा के बारे में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड द पार्ट टू द लिबरेशन आर प्रेजेंट इन द सिस्टमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियस एफरोसिस। ठीक है, तो योग सूत्र के पहले अध्याय के अंदर समाधि पाद में पतंजलि योग की जो वास्तविक परिभाषा है, चित्त की स्थिति और साधक की दिशा है, इस सभी चीजों को स्पष्ट रूप से बताया गया। तो विशेष रूप से सूत्र है ना 2 और 3 इनके योग मूल स्वरूप में योग द्वारा प्राप्त होने वाली अवस्था को समझाने के लिए इनको मेन पॉइंट से इनको रखा गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सेकेंड एंड थर्ड सूत्रों के अंदर आपको यही चीजें जो योग के बारे में, योग की इम्पोर्टेंस के बारे में, ठीक है, उनके महत्व के बारे में और उनकी जो विशेषता है उनके बारे में आपको बताया गया इनके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा सूत्र, सेकंड सूत्र, योगा चित्र वितृति निरोध। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा का है, सबसे पहले हम इस बात करेंगे सेकंड सूत्र के बारे में। तो सेकंड सूत्र में बताया कि पतंजलि के अनुसार योग का वास्तविक अर्थ क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आपका मैं फर्स्ट क्वेश्चन तैयार कर देती हूँ। ठीक है, 3 विनर्स और लकी विनर्स गिव वे के क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पतंजलि के दूसरे सूत्र का मुख्य अर्थ क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पतंजलि सेकंड सूत्र। पतंजलि के, एक बार रिपीट कर रही हूँ, पतंजलि के दूसरे सूत्र का मुख्य अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पतंजलि सेकंड सूत्र। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के जो भी करेक्ट आंसर देगा वो हमारा लकी विनर होगा। तो पतंजलि के अनुसार योग का जो वास्तविक अर्थ है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। मतलब अब मन में जो उठने वाले विचार होते हैं, जो हमारी जो भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, विक्षेप होते हैं, इन सभी को शांत करना, यही हमारे योग का मुख्य अर्थ होता है। जैसे मन में कितनी सारी टेंशन चल रही होती है, काफी सारी चीजें आप सोचते रहते हो, तो बेसिकली इन सभी चीजों का क्या एकमात्र उपाय है, योगासन। योग से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मन में जो बातें चल रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, उन सभी को शांत करने के लिए एक योगासन सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। तो इसका मतलब पतंजलि इसमें तो योग का वास्तविक अर्थ समझाने का ये बेहतर तरीका है कि हमारे जो मन में उठने वाले विचार हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं और जो भी चीजें होती हैं, इन सभी चीजों को वो शांत कर देता है। ठीक है, द सेसेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड दैट इज कामिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स को, इमोशंस, इमेजिनेशन, डिस्टर्बेंस, इन सभी चीजों को ये शांत कर देता है। चिंतन निरंतर 5 प्रकार की वृत्तियों में ये घूमता रहता है, जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, अब जब ये जो वृत्तियां ये शांत हो जाती हैं, जैसे जब मन एकदम स्थिर हो जाता है, साइलेंट मोड पे आ जाता है
और एकाग्र हो जाता है। तो इस सूत्र में जो योग है उसको शारीरिक आसन में जैसे प्राणायाम या भारी साधना तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसमें एक जो मानसिक अनुशासन है और जो आंतरिक नियंत्रण है उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, योग आसन से ये चीजें नहीं होती कि मन शांत हो जाता है। तो उसमें यही चीजें भी होती है कि उसके अंदर शारीरिक आसन भी होता है, प्राणायाम भी होता है, भारी साधना भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये बातें यहाँ मतलब ये सब चीजें यहाँ तक वो सीमित नहीं है, बल्कि वो मानसिक जो अनुशासन है ना उसको भी ठीक करके रखता है, नियंत्रण रखता है, और आंतरिक जो नियंत्रण है ना उसको भी परिभाषित करके बताता है। तो इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है ना वो योग का लक्ष्य निर्धारित करता है, वृत्तियों के निरोध द्वारा मन की स्थिरता को वो ठीक करता है। ठीक है, योग है ना वो हमारे जो मन को एकदम शांत कर देता है, एक पॉइंट पे रखता है, वो मानसिक अनुशासन मतलब डिसिप्लिन में रखता है हमारे माइंड को, एंड सेल्फ कंट्रोल भी रखता है हमारे अंदर। तो जो योग सूत्र है उसका गोल क्या है कि अचीविंग मेंटल स्टेबिलिटी थ्रू द सेसेशन ऑफ द मेंटल फाउंडेशन के अंदर। अब थर्ड सूत्र के अंदर क्या बात की गई है, तीसरे सूत्र के अंदर आपको बताया गया है, जैसे कि दूसरे सूत्र के परिणाम स्वरूप पतंजलि के तीसरे सूत्र की उपलब्धि को स्पष्ट करते हैं कि जब चित्त की जो वृत्तियां शांत हो जाती है ना, तब दृष्टा मतलब आत्मा या शुद्ध चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में एकदम स्थिर हो जाती है। यह आध्यात्मिक अनुभव जैसी जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति बाहरी संसार, विचार और अहंकार की सीमाओं से वो ऊपर उठ जाते हैं। तो ऐसे साधक या आत्मा, चैतन्य, शुद्ध अस्तित्व, इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, और यही अवस्था है वो समाधि को प्रारंभिक झलक मानी जाती है। जिसी प्रकार जो तीसरा सूत्र में ये बताता है कि योग की साधना में मनुष्य अपनी जो मूल शुद्ध दिव्य चेतना है इन सभी चीजों को वो प्राप्त करता है। वो पहले सूत्र में अपने मन को सबसे पहले शांत करता है, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखता है, एंड तीसरे सूत्र में आपके जो मूल है, मनुष्य की जो साधना होती है, मूल शुद्ध दिव्य चेतना, इन सभी चीजों को वो प्राप्त करता है। तो तीसरे सूत्र का हमारा यही मतलब है। ठीक है, द थर्ड सूत्र कन्वे दैट द थ्रू द योगिक डिसिप्लिन एज वन स्टैंड रियलाइजेशन ऑफ द प्योर डिवाइन एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तीसरे सूत्र के बारे में बता दिया। ठीक है, इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब निष्कर्ष क्या है इसका, कंक्लूजन ये है कि द सेकंड पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा और तीसरा सूत्र है ना वो मिलकर योग की संपूर्ण परिभाषा आपको सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। द सेकंड एंड थर्ड सूत्र योगा सूत्र टुगेदर प्रेजेंट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द योगा। एंड दूसरे सूत्र में जो योग का माध्यम है ना वो चित्तवृत्तियों के निरोध के द्वारा बताया गया है। द सेकंड सूत्र एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ योगा, सेसेशन ऑफ द मेंटल मॉडिफिकेशन। एंड तीसरे सूत्र में योग का जो परिणाम बताया गया है वो दृष्टा के अपने स्वभाव में स्थित होने के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन दोनों सूत्रों से ये पता चलता है कि योग जो केवल है वो शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को भी शांत करती है, उसका भी शुद्धिकरण करती है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को साक्षात्कार करता है। और ये जो सूत्र है ये योग दर्शन की आत्मा होती है, और पतंजलि के जो विचार है ये इसका मूल आधार भी होती है। तो जैसा कि बताया है कि दिस सूत्र इज मेड क्लियरली एंड योगा इज नॉट मेरली फिजिकली प्रैक्टिस, मतलब योगा जो है एक फिजिकली प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड करती है, हमारे मन को शुद्ध रखती है, सोल एंड कॉन्शियस, एंड थ्रू विच वन रियलाइज देयर ट्रू साइलेंस। The three sutras are the essence of the yoga philosophy and form the core of the पतंजलि teaching। ठीक है, पतंजलि के विचारों के बारे में ये सब जो सूत्र हैं ये इसके मूल आधार हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सहज ध्यान के प्रभाव से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सहज मेडिटेशन हैड ऑन इन लाइफ? यानी इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दिया है आपको, योग की ऐतिहासिक यात्रा का आपको वर्णन करना है अपने शब्दों में। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ द योगा इन ओन वर्ड्स। तो योग जो है ना वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये जो केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा के संतुलन के लिए ये समृद्ध एक पद्धति मानी जाती है। ठीक है, योग हैज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का हमारा एक पार्ट है योगासन, योगा। तो इट इज नॉट अ मेरली अ फिजिकल प्रैक्टिस, ये सिर्फ हमारी शारीरिक शक्तियों तक मौजूद, मतलब ये इसका काम ये नहीं है कि सिर्फ शारीरिक अभ्यास कराना, बल्कि इसका काम ये भी है कि होलिस्टिक मैटर दैट बैलेंस, हमारे माइंड को बैलेंस करता है, बॉडी एंड सोल, इन सभी चीजों को। तो ओवर टाइम वेरियस फॉर्म ऑफ योग हैव इवॉल्व अमॉन्ग विद Sahaja meditation in the simple and widely practiced technique. Sahaja meditation naturally calm the mind, while the historical journey of yoga show
हाउ योगा वाज गाइड ह्यूमन लाइफ एंड फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द प्रेजेंट, जिसमें बताया कि समय के साथ साथ जो योग की जो विधाएं है ना वो विकसित होती गई हैं। इसमें सहज ध्यान एक बहुत सरल और व्यापक रूप से इसको अपनाई गई है तकनीक है। सहज ध्यान के अंदर स्वाभाविक रूप से शांत करने का एक अभ्यास है, जिसके अंदर आपको योग की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में भी दिखाया गया है कि योग किस प्रकार से प्राचीन काल से आज तक के मानव जीवन का एक मार्गदर्शन बनता गया है। ठीक है, इसके मुख्य भाग के बारे में समझेंगे। सहज भाग के प्रभाव, मेन बॉडी, तो इफेक्ट ऑफ द सहज मेडिटेशन। तो सहज जो ध्यान है उसका मतलब क्या है कि मन को बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रयास और जटिल विधि के स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र एक जगह इकट्ठा करना। इस ध्यान के मेरे जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। ठीक है, तो सहज मेडिटेशन का काम है हमारे माइंड को बिल्कुल काम करना, हमारे जो माइंड को है वो एक ही पॉइंट फोकस करके रखना। ठीक है, इसके काफी सारे पॉइंट्स इफेक्ट दिए गए हैं जिसके बारे में भी देखेंगे। पहला है हमारा मानसिक शांति और तनाव में कमी। तो नियमित मतलब ये सहज ध्यान से ना मन के अत्यधिक शांत हो जाता है और जो हमारा तनाव है, चिंता है, नकारात्मक जो विचार है उसमें कमी आ जाती है और जो मानसिक स्थिरता है वो बढ़ने जाती है। हमारा जो मन है वो एक जगह स्थिर होने लग जाता है। ठीक है, रेगुलर सहज मेडिटेशन करने से द माइंड वेरी काम एंड स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स ये सब हमारे कम हो जाते हैं और मेंटल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारी मेंटल पीस एंड रिडक्शन का पार्ट था जिसके अंदर इसके अंदर कमी आई थी। तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार हुआ था कि पढ़ाई, काम और जो रोज वाले काम है ना उसमें एकाग्रता बढ़ी थी। मन की जो भटकाव प्रवृत्ति है, मतलब बार बार हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है वो कहीं और जा रहा है, तो इस चीज में भी सुधार हुआ था कि जो हमारा जो मन है वो एक ही काम में लगा, हमारा मन एक ही जगह इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं उसी काम में हमारा मन लगा हुआ है। तो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था किसी भी काम के अंदर, तो कंसंट्रेशन इंप्रूव्ड इन स्टडी, वर्क, डेली एक्टिविटीज, इन सभी के अंदर हमने कंसंट्रेट स्टार्ट किया एंड विद द रिड्यूस मेंटल डिस्ट्रैक्शन हो रहा था वो चीजें रिड्यूस हुई। मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये सभी चीजें इसके अंदर फिर इंप्रूव होने लगी जब हमारा कंसंट्रेशन हमारे एक पॉइंट पे रहने लगा। भावनात्मक संतुलन के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन और अनावश्यक जो प्रतिक्रियाएं ये सारी चीजें भी कम होने लगी क्योंकि मन में जो सकारात्मक धैर्यता और विनम्रता बढ़ने लगी, तो ये सारी चीजें भी खत्म होती गई हैं। ठीक है, इमोशनल बैलेंस में ये था कि एंगर, इरिटेशन, अननेसेसरी रिएक्शन डिक्रीज हो रहे थे, मतलब इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन ये एक्टिविटीज करने से तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी, पेशेंस आने लगा, पोलाइटनेस आने लगी, जिसकी वजह से सारी चीजें वो है खत्म होती गई। ठीक है, आत्म जागरूकता के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हुई। सहज ध्यान ने अपने अंदर जो झोंकने की शक्ति है वो दी थी, जिसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और जीवन में भी स्पष्टता आने लग गई। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस की भावना बनी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा मेडिटेशन के थ्रू। हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं, स्वास्थ्य लाभ ये थे कि नियमित ध्यान से ना नींद बेहतर होने लगी, हमें अच्छी नींद आने लगी और हृदय की जो धड़कन संतुलित होने लगी, शरीर में भी हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ने लगा। ठीक है, रेगुलर मेडिटेशन करने से बैलेंस हार्ट रेट होने लगी, इंप्रूव स्लीप हो गई और इंक्रीज एनर्जी फ्लो इन द बॉडी। ओके, इन सभी प्रभावों से जीवन में अधिक शांत और संतुलित उद्देश्यपूर्ण इसको बनाया गया। अब योग की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बात करेंगे। अभी हमने किसके बारे में बात की है, ठीक है, योगासन के बारे में हमने बात की है, उसके कि जो सहज मेडिटेशन है इसके क्या इफेक्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ द योगा, तो योगा की जो यात्रा है ना वो हजारों वर्ष पूर्व से विकसित होती आ रही है। जो आप योगा का भी एक पार्ट आप हमारे सामने देख रहे हैं इस टाइम में, जो योगा इतने अच्छे रूप से वो विकसित है, तो हिस्टोरिकल उसकी कुछ कहानी है कि उस टाइम में वो क्या चीज थी और किसी प्रकार से उसने अपने आप को विकसित किया है। हमारे सामने जो योग की स्थिति है अभी वो किस प्रकार से विकसित होकर यहाँ पर आई है। ठीक है, योग की यात्रा हजारों वर्षों पहले से विकसित हुई थी और इनका जो इतिहास है ना वो मुख्य 4 चरणों में समझाया गया है। द जर्नी ऑफ द योगा वाज इवॉल्व ओवर 1000 years ऑफ इट्स हिस्ट्री कैन बी अंडरस्टैंड इन 4 मेजर फेसेस। उसको हम पढ़ेंगे वैदिक काल के अंदर। द वैदिक पीरियड्स, टाइम क्या था 1500 से 500। तो योग की जो प्रारंभिक झलक है ना वो वेदों में देखने को मिलते हैं, जैसे ऋषि ध्यान, तप, ब्रह्मचर्य, समाधि ऐसे अभ्यासों में भी आध्यात्मिक ज्ञान और इनसे प्राप्त किया जाता था। The earliest stage of the yoga appears in the Vedas. Rishi practice meditation, austerity, calligraphy and samadhi to gain spiritual knowledge के थ्रू, इनके थ्रू भी नॉलेज गेन की जाती थी वैदिक काल के अंदर। उपनिषेद एंड पूर्वी शास्त्र काल के अंदर जो उपनिषेद में से प्राण ध्यान, आत्म ध्यान, इन सब की अवधारणाएं विकसित हुई थी। ये जो काल है ना योग के दार्शनिक आधार का भी
निर्माण करता था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राणायाम, ध्यानाया, आत्म ब्रह्मन, ये सारी चीजें इसके अंदर डेवलप हुई थी उपनिषद के अंदर। ठीक है, दिस इज द पीरियड लेट द फिलोसफिकली फाउंडेशन ऑफ द योगा थी ये। शास्त्रीय काल के अंदर जो पतंजलि योग सूत्र है ना, इस काल में महर्षि पतंजलि ने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया था, जिसके अंदर अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीजों को स्थापित किया गया था। यहीं पर जो योग का वैज्ञानिक और जो शास्त्रीय आधार है वो चीजें भी बनाई गई थी। तो क्लासिकल पीरियड में पतंजलि योग सूत्र, इन दिस पीरियड महर्षि पतंजलि सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने योगा को। He introduced Ashtanga yoga, yogama, niyama, asana, pranayam, prathanaya, dhanaya, dhyanam, समाधि। तो ये सारी चीजें साइंटिफिकली एंड क्लासिकली बेस ऑफ योगा को इन्होंने निकाला था, सिस्टम निकाला था। उत्तर शास्त्रीय आधुनिक काल के अंदर हठ योग, तंत्र योग, अनेक जो योग पद्धतियां हैं वो विकसित होने लगी थी। उस टाइम में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी और अन्य गुरुओं ने योगों को वैश्विक स्तर पर इसको लोकप्रिय भी बनाया था। ठीक है, पोस्ट क्लासिकल मॉडर्न पीरियड के अंदर हठ योग, तंत्र योग एंड बहुत सारे ऐसे योग थे, उन सबको डेवलप किया था। इस टाइम में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी एंड अदर जो गुरु थे, उन्होंने योगा को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया था। ठीक है, तो आज के युग में अगर पूरी दुनिया में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक जो विकास है, इसका मुख्य प्रमुख साधन बन चुका है आज के टाइम में योगासन। तो निष्कर्ष देख लेते हैं, सहज ध्यान और योगा दोनों ही जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जहाँ सहज ध्यान में मन को स्वाभाविक रूप से शांत करता है, वहीं जीवन में स्थिरता लाता है। तो वहीं योग की जो ऐतिहासिक यात्रा है वो बताती है हमें कि परंपरा में हजारों वर्षों में मानव जीवन के निर्माण में मार्गदर्शन करती आई हुई। दोनों ने मिलकर मनुष्य को स्वास्थ्य, शांति और आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक संतुलन की ओर वो लेकर जाते हैं। ठीक है, बोथ सेल्फ मेडिटेशन के थ्रू साइंटिफिक, स्पिरिचुअल एंड मेथड दैट इनरिच इन बैलेंस, इन्होंने हमारी बैलेंस लाइफ को बैलेंस किया। इन दोनों का ही बहुत बड़ा पार्ट है इसके अंदर। सहज मेडिटेशन नेचुरली काम द माइंड एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी, वेयर द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ द योगा ट्रेडिशन वाज द गाइड ह्यूमन लाइफ ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। के हमें पता चलता है कि हमारी जो योगा है उसने किस रूप से विकसित किया है उस टाइम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेकंड हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे कि हाउ इज द नाड़ी संशोधन प्राणायाम परफॉर्म एंड गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन बताना है हमें। एंड देन इसके ऑप्शन में ये गिव अ डिटेल्स इंट्रोडक्शन ऑफ द नाड़ी संशोधन प्राणायाम। ठीक है, तो बेसिकली एक ही चीज के बारे में पूछा जा रहा है लेकिन डिटेल्स में पूछा जा रहा है, तो हमें ये बात बतानी है। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अब कि नाड़ी संशोधन प्राणायाम है ना, उस योग का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है शुद्धिकरण के लिए। तो नाड़ी का क्या अर्थ है? शरीर की ऊर्जा की जो वाहिकाएं है ना, प्राण चैनल, इनका अर्थ मतलब शोधन का अर्थ होता है शुद्ध करना। तो इस प्राणायाम का उद्देश्य है कि शरीर और मन में ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करना है। ठीक है, मेंटेन करके रखना है। मानसिक जो स्थिति है, शांति है, उसको बढ़ाना है और श्वास प्रश्वास की गति को भी नियंत्रित करके रखना है। सांस लेने छोड़ने की सारी जो गति है इनको भी संतुलित करके रखना है। और इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है और ये जो योगिक श्वसन है इनकी क्रियाओं का आधार भी माना जाता है। ठीक है, तो नाड़ी संशोधन प्राणायाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्योरिफाइंग प्रैक्टिस ऑफ योगा है। नाड़ी मीन्स द एनर्जी ऑफ द चैनल ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड शोधना मीन्स द प्योरिफिकेशन। The purpose of this pranayam is to balance the flow of the energy level in the body and mind, enhance mental peace and regulate the breathing process. और it is also known as the अनुलोम विलोम प्राणायाम and is considered the foundation of the yoga and breathing techniques को भी ये कंट्रोल करके इस चीज का वो फाउंडर है। ठीक है, इसका आधार माना जाता है उसको। मुख्य भाग तो नाड़ी संशोधन प्राणायाम क्या है, अब उसको देखेंगे। व्हाट इज द नाड़ी संशोधन प्राणायाम? अब इसके हमने बारे में समझ लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें इससे मिल जाते हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? तो नाड़ी संशोधन प्राणायाम वो साधना है जिसे हम दाएं बाएं से मतलब जो दाएं और जो बाएं नासिद्र है, नासिद्र उससे क्रमश श्वास लिया और छोड़ा जाता है। मतलब हमारी जो दाएं और नोज है, दाएं और बाएं नोज के थ्रू सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ये जो प्राणायाम है इसका क्या संतुलन, हमारी जीवन ऊर्जा का संतुलन करता है और ये मानसिक शुद्धता भी प्रदान करता है। तो इसका प्रभाव न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाएं, हमारी चेतनाओं को भी प्रभावित करता है। तो नाड़ी संशोधन प्राणायाम इज अ प्रैक्टिस इन द विच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन
आर परफॉर्म अल्टरनेटली थ्रू द राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू आप इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं, तो इससे क्या रिलीफ मिलता है कि लाइफ एनर्जी इंप्रूव होती है, जो हमारा मेंटल प्योरिटी है वो इंप्रूव होती है, इफेक्ट हमारे जो, ये सब फिजिकली हमें इंप्रूव नहीं करता, बट ये इन्फ्लुएंस द माइंड एंड इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब नाड़ी संशोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है, आपको करने की विधि भी बताएंगे, क्या चीजें हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीजें मतलब इसमें ऐसी क्वेश्चन आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नाड़ी संशोधन के बारे में बताइए तथा उसकी विधि के बारे में भी हमें स्पष्ट तरीके से समझाइए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख के आ सकते हो कि आपने ये जो पूरा नाड़ी संशोधन है, आप डिटेल्स में इसको पढ़ रहे हो, इसकी विधि के बारे में समझ रहे हो, इसकी फिर इफेक्ट क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो आप इजिली उस आंसर को अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो नाड़ी संशोधन प्राणायाम को कैसे किया जाता है अभी हम समझेंगे। तो हाउ इज नाड़ी संशोधन प्राणायाम परफॉर्म डिटेल मेथड। ठीक है, बैठने की विधि देखेंगे पहले, सीटिंग द पोजीशन, तो सुखासन, पदासन, वृजासन में हम लोग बैठेंगे। अब सिर, गर्दन और जो रीढ़ है वो एकदम सीधी रखेंगे, शरीर को आराम और स्थिरता मिले ऐसा हम अपना आसन चुनेंगे। तो सिटिंग पोजीशन लेना है, सिट इन द सुखासन में, पद्मासना में और वज्रासना में बैठेंगे, और कीप द हेड, नेक एंड जो हमारी जो नेक है, हेड है, स्पाइन है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, यानी ऐसा पोस्चर प्रोवाइड करेंगे जो हमको कंफर्ट और स्टेबिलिटी दे रहा हो। ठीक है, हाथों की मुद्रा, जो हमारे बाएं हाथ को घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, और जो हमारा दायां हाथ है ना, उसको नासिका को नियंत्रित करने के लिए नासिका मुद्रा बनाए रखेंगे, और अंगूठा जो है वो दाएं नुथने को बंद करके, और अनामिका जो है वो कनिष्ठा बाएं नुथने को, नहीं आया ना समझ, मैं दोबारा बताती हूँ, देखो हम पिक्चर के थ्रू बताते हैं। बायां हाथ है ना, एक सेकेंड, बायां हाथ है, उसके जो घुटने पर जो ज्ञान मुद्रा में उसको हम रखेंगे, जैसे इस पोस्टर में आपको दिखाया गया है, ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें बताया गया। तो जो दायां हाथ है उसके नासिका को नियंत्रित करने रखेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखो अपने दाएं हाथ को उसके नासिका का मतलब जो नोस्ट्रिल्स है उसको नियंत्रित करेंगे, एक्सहेलेशन इनहेलेशन करेंगे। ठीक है, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नासिका मुद्रा को बनाए रखेंगे, और जो हमारा जो अंगूठा है वो दाएं नथुने को बंद करने के लिए रखेंगे। ठीक है, जैसे इसने किया है, इसने बाकी जो हमारा दाएं अंगूठा है उसको बंद करने के लिए करेंगे, और जो हमारी अनामिका और जो कंसिटा है ना वो बाएं नथुने को। ठीक है, तो ये आपको पोस्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर पिक्चर भी आप बना दोगे ना तो आपके लिए अच्छा है। प्रारंभिक श्वासन में सबसे पहले आप 2 से 3 सामान्य गहरी श्वास लेंगे और शरीर को शांत करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 2-3 ऐसे धीरे धीरे सांस लोगे, छोड़ोगे, सांस लोगे, छोड़ोगे, ऐसे करोगे, इससे आपके शरीर में भी शांति आएगी, आप मन भी शांत होगा आपका। ओके, इन टाइटल ब्रीथिंग करेंगे। फर्स्ट टेक 2-3 डीप नेचुरल ब्रीथ टू रिलैक्स द बॉडी। उसके बाद विधि प्रारंभ करेंगे, मतलब जो दाएं नथुना है ना उसको अंगूठे से बंद करेंगे। ठीक है, जो आपकी जो दाएं नथुना है उसका अंगूठे से बंद करेंगे, जो राइट नोस्ट्रिल है ना उसको आप अंगूठे से बंद करोगे, एंड जो बाएं नथुना है उसको धीमी और लंबी गहरी सांस लोगे, और जो आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसको धीरे से सांस लोगे, छोड़ोगे, सांस लोगे। ठीक है, धीरे धीरे गहरी सांस लोगे। अब अनामिका को बाएं नथुनों के थ्रू बंद करोगे और दाएं नथुनों के थ्रू खोलोगे। तो नाउ द क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड द रिंग फिंगर एंड ओपन द राइट नोस्ट्रिल। ठीक है, और जो दाएं नथुनी है उससे सांस बाहर छोड़ोगे, और जो आपके एक्सेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल के थ्रू आप सांस बाहर छोड़ोगे। अब दूसरे चरण में से विपरीत दिया गया है। सेकंड चरण मतलब विपरीत इसका किया गया है। सेकंड स्टेप क्या है इसका, इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल एंड क्लोज द राइट नोस्ट्रिल एंड ओपन द लेफ्ट, एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसका मतलब ये है कि जब दाएं नोस्ट्रिल मतलब दाएं नथुने से आप सांस अंदर लोगे, और दाएं नथुने के थ्रू बंद करोगे और बाएं को खोलोगे। ठीक है, और बाएं नथुने के थ्रू श्वास बाहर छोड़ोगे। ठीक है, तो बाएं नथुने से आप अपनी श्वास से मतलब सांस एक्सेल थ्रू नोस्ट्रिल के थ्रू छोड़ोगे। ठीक है, एंड देन 6 स्टेप 1 कंप्लीट राउंड में एक चक्र पूरा, तो बाएं से अंदर करेंगे, दाएं से बाहर, मतलब फिर
दोबारा दाएं से अंदर ले जाएंगे और बाएं से बाहर करेंगे। यही एक चक्र कहलाता है। क्या करेंगे? इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट, देन इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। दिस इज काउंट एज द वन साइकिल। ये आपका एक चक्र कहलाएगा। अब श्वास की गति क्या होगी? श्वास धीमी होगी, सहज होगी, बिना आवाज के भी होनी चाहिए। मतलब सांस को रोकने का अभ्यास केवल गुरु या प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। ठीक है, तो ड्यूरेशन एंड रिपीटेशन में तो स्टार्ट विथ 5 से 7 साइकिल करनी है। एक सेकेंड, ये पॉइंट रह गया। समय और दोहराव, मतलब प्रारंभ में आपको 5 से 7 चक्र करने हैं, धीरे धीरे इसे 15 से 20 चक्र करने हैं, या 10 से 15 मिनट तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ड्यूरेशन रिपीटेशन में आपको 5-7 साइकिल करनी है, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 15 to 20 साइकिल्स एंड 10 to 15 मिनट्स के अंदर। एंड श्वास की गति है कि इस परिशीलन मार्गदर्शन करें, मतलब द ब्रीथिंग मस्ट बी स्लो, ये नेचुरल होगी, साइलेंट होगी, और प्रेजेंटेशन आप शुड बी प्रैक्टिस ओनली अंडर अ टीचर गाइडेंस के अंदर आपको ही करनी चाहिए। ठीक है, वो आपको एक अच्छी सी गाइडेंस देंगे। अब समझेंगे हम नाड़ी संशोधन प्राणायाम के लाभ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ नाड़ी संशोधन प्राणायाम। तो इसके ये है कि इसमें मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी, ये सारी चीजें कम होती हैं। तंत्रिका तंत्र शांत और मजबूत होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और रेस्टलेस, ये सब चीजें रिड्यूस होती हैं। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, और एकाग्रता, स्मरण शक्ति, विचार स्पष्टता, ये सारी चीजें, इनहेंस कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये सब चीजें बढ़ती हैं। शरीर की ऊर्जा में संतुलन आता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, बैलेंस द वाइटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी। अनिद्रा, थकान, उच्च रक्तचाप में भी तो हेल्पफुल इन इंसोम्निया, फिटिगी एंड हेल्प ब्लड प्रेशर के अंदर भी आपको रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए इस प्राणायाम को करते समय। प्रिकॉशन इसमें यह है कि डू नॉट इनहेल और एक्सहेल फोर्सफुली, मतलब जब आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो ना, तो इसको जोर से ना ले, मतलब धीरे धीरे छोड़नी है, धीरे धीरे लेनी है। इसका ये प्रोसेस होता है। यदि चक्कर आए तो अभ्यास रोक दें। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको चक्कर आ रहा है, तो ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको आप अभी के लिए स्टॉप कर दें। दमा, हृदय रोग या बीपी की समस्या है तो विशेषज्ञ, मतलब अगर आप इन सब के मरीज हो, जैसे दमा और बीपी की समस्या, आपको कोई हार्ट की डिजीज है, तो आप डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर का मार्गदर्शन लें, किसी योगा टीचर से, या फिर योगासन जो कराते हैं उनकी गाइडेंस में ही आप करें, उनसे पूछ कर ही करें। ठीक है, और जो खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद ही करें। ये आपको खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद ही आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। कंक्लूजन इसका यह है कि जो नाड़ी शोध प्राणायाम है, ये योग की सर्वाधिक प्रभावी और सुरक्षित प्राणायाम तकनीकों में से एक है। ये शरीर की नाड़ियों की शुद्धि करके प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है, और मानसिक तनाव को भी ये कम करता है। ध्यान के लिए मन को तैयार करता है। नियमित ध्यान से जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से संतुलन प्राप्त कर सकता है। तो इसी नाड़ी संशोधन प्राणायाम के थ्रू ही योग साधना का जो एक महत्वपूर्ण अंग होता है, और स्वास्थ्य जीवन के लिए सरल और प्रभावी मार्गदर्शन भी ये दिखाता है। ठीक है, तो नाड़ी संशोधन प्राणायाम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ प्राणायाम टेक्निक है, and it's purified the needs, balance the pending energy and reduce mental stress, prepares the mind of meditation. Regular practice help a person attain physically, mental, spiritual balance करता है। And the Nadi Shanshodhan Pranayam is essential part of the yogic discipline and provides a simple and powerful path to healthy life. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे कि गर्दन के लिए कौन से व्यायाम किए जाते हैं, विस्तार से हमें इसकी व्याख्या करनी है, और गले के लिए की जाने वाली कौन सी क्रिया का विवरण है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन द डन फॉर द नेक एक्सप्लेन करना है, एंड डिस्क्राइब एन एक्सरसाइज डन फॉर द नेक। दोनों में एक ही चीज पूछी गई है, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछी गई है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो आधुनिक जीवन शैली है, उसमें लंबे समय तक मोबाइल चलाने, लैपटॉप या टीवी पर झुककर काम करने से ना हमारी जो गर्दन है, गले में दर्द है, जकड़न, तनाव, सामान्य, ये सारी समस्या हो जाती है। हम लैपटॉप पे काम करते हैं, पीसी पे काम करते हैं, या फोन चलाते हैं,
ठीक है, कोई भी ऐसा काम है जो आप थोड़ा झुक के काम करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हो जाती हैं, गले में दर्द होता है या अकड़न शुरू हो जाती है, ठीक है? तनाव भी हो जाता है, स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं हम लोग। तो योग में गर्दन और गले की मांसपेशियों को लचीला, मजबूत और तनाव मुक्त रखने के लिए कई सरल प्रभावी व्यायाम बताए गए हैं, और ये व्यायाम न केवल दर्द को कम करते हैं, बल्कि आपकी जो रक्त संचालन है उसमें सुधार लाकर मानसिक तनाव को भी बिल्कुल कम कर देते हैं। So in the modern lifestyle, long hours spent bending our mobile phones, laptops, TV screen has made a neck, throat pain and stiffness, tension very common, and yoga provides many simple and effective exercises to keep the neck and throat muscle flexible, strong and free from the stress. So this exercise not only reduce pain but also improve blood circulation and reduce mental tension. तो देखेंगे मेन एक्सरसाइज ऑफ द नेक। नेक की मेन एक्सरसाइज देखेंगे। गर्दन के लिए प्रमुख कौन से व्यायाम है? तो पहले तो गर्दन आगे पीछे घुमाना। इसकी विधि क्या है? जो आपकी रीढ़ की मतलब आपकी जो रीढ़ है ना वो एकदम सीधी करके बैठनी है, आपको एकदम स्ट्रेट उसमें बैठना है और धीरे धीरे सिर को आगे झुकाएं और ठुड्डी को छाती से लगाएं। ठीक है, मेथड है कि स्ट्रेट विद द स्पाइन स्ट्रेट पोजीशन में आपको बैठना है। स्लोली बेंड द हेड फोर्ड एंड टच टू द चिन ऑफ द चेस्ट। ठीक है, आपकी जो चिन है ना उसको आपको अपनी चेस्ट को टच करना है, ऐसे कि इस पिक्चर में दिखाया है, ये देखिए। ओके, होल्ड फॉर 3-5 सेकेंड्स एंड देन मूव द हेड बैकवर्ड एंड लुक अपवर्ड टुवर्ड द स्काई। उसके बाद आपको क्या करना है? 3 से जो 5 सेकेंड रुके, उसके बाद अपने सिर को धीरे धीरे पीछे ले जाएं और आकाश की ओर देखें, जैसे सेकंड पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, और इसके लाभ क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? आपको रिलीव्स द सर्वाइकल पेन की जिनको भी कंप्लेंट्स होती है उसमें ये रिलीफ करता है। एंड स्ट्रेच एज द फ्रंट एंड बैक मसल ऑफ द नेक। और गर्दन की जो आगे और पीछे की जो मांसपेशियां है ना वो भी आपकी मजबूत हो जाती है। ठीक है, सर्वाइकल दर्द में आपको राहत मिलती है और गर्दन की जो आगे पीछे की जो मांसपेशियां है वो भी मजबूत हो जाती है एक एक्सरसाइज के थ्रू। सेकेंड आपका नेक साइड बेंडिंग, राइट लेफ्ट। गर्दन झुकाव, गर्दन दाएं बाएं झुकाव में विधि क्या है कि सिर को आप दाएं कंधे की ओर झुकाएं और बाएं कंधा उठाएं, फिर दाएं कंधे की ओर झुकाएं और दोनों को 5-5 बार ये चीजें आपको दोहरानी है। तो मेथड क्या है इसका? बेंड द हेड टुवर्ड्स द राइट शोल्डर विदाउट लिफ्टिंग द शोल्डर एंड द बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर, रिपीट 5 टाइम्स ऑन द ईच साइड। बेनिफिट इसके ये है कि गर्दन के पार्श्व भाग की जकड़ है ना वो आपकी दूर हो जाती है, कंधे और गर्दन में रक्त संचार की सुधार होता है। रिमूव द स्टिफनेस फ्रॉम द साइड मसल्स ऑफ द नेक एंड द इम्प्रूव सर्कुलेशन इन द नेक शोल्डर। देखो मैं आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ, ऐसे करना है, ये देखिए इसमें पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गर्दन घुमाना। तो नेक रोटेशन के बारे में बात की गई है अब इसमें। इसकी विधि ये है कि धीरे धीरे गर्दन को आपको दाएं से बाएं ओर और बाएं से दाएं ओर गोलाकार में इसको घुमाना है, और घड़ी की जो दिशा है ना वो विपरीत दिशा में इसको 4 चक्र लगाने हैं आपको। स्लोली राउंड रोटेट द नेक इन द सर्कुलर मोशन, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू द राइट। आपको ये साइकिल रिपीट करनी है। 4 राउंड्स करने हैं आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बेनिफिट इसके ये है कि सर्वाइकल स्पैंडिलिस से राहत मिलती है और गर्दन का जो पूरा क्षेत्र है ना वो आपका सुरक्षित होता है। ठीक है, और गर्दन मोड़ना, तो इसकी विधि है कि सिर को आप दाएं तरफ मोड़े और कंधे के ऊपर देखने का इसको प्रयास करें, फिर बाईं ओर भी यही सेम आपको प्रोसेस करना है। टर्न द हेड टुवर्ड्स द राइट साइड एंड ट्राई टू लुक ओवर द शोल्डर एंड रिपीट द सेम ऑन द लेफ्ट साइड। जैसा राइट साइड आपने रिपीट अभी किया ऐसे सेम एज आपको लेफ्ट साइड भी करना है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि गर्दन की जो कठोरता है ना वो कम हो जाती है और ध्यान और एकाग्रता भी आपकी बढ़ने लगती है। तो रिड्यूस नेक रिजिडिटी एंड इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ता है। कंधे उठाना और गिरना, तो दोनों कंधों को कानों की ओर उठाएं और 2 सेकंड रुक जाएं, फिर कंधों को छोड़कर नीचे लाएं। इसके लाभ ये है कि कंधे और गर्दन के तनाव में राहत मिलती है और ऑफिस कर्मचारी और छात्रों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है ये वाली एक्सरसाइज। लिफ्ट बोथ शोल्डर अप टुवर्ड्स द ईयर्स एंड होल्ड फॉर द 2 सेकेंड, देन रिलैक्स एंड ब्रिंग द शोल्डर डाउन। इसके बेनिफिट यही है कि इंस्टेंटली रिड्यूस नेक शोल्डर टेंशन, एक्सट्रीमली यूजफुल द ऑफिस वर्कर एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। अब गले के लिए की जाने वाली क्रिया,
क्रियाएं क्या है, अभी आपने एक्सरसाइज के बारे में बात की थी, अब क्रियाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है सिंहासन के बारे में। ठीक है, सिंहासन में तो लोएम पोज के अंदर इसके मेथड है कि वज्रासन में बैठे हैं, पहले आप मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालें और हा की ध्वनि के साथ सांस बाहर छोड़ें। ठीक है, सिट इन द वज्रासन एंड ओपन द माउथ वाइड एंड स्टिक द टंग आउट, एक्सेल अ हा साउंड। इसके लाभ ये हैं कि गले, स्वरत्र और श्वसन प्रणाली है ना वो मजबूत होती है और तनाव और क्रोध में कमी आती है। ठीक है, स्ट्रेट द थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिड्यूस एंगर एंड स्ट्रेस को ये आपको कम करता है। उच्चारण तो विधि मतलब इसमें आराम से बैठकर आप गहरी सांस लीजिए और ऊ का उच्चारण लंबा और धीरे तरीके से करिए। chanting Om, sit comfortably, take a deep breath and chant Om slowly and for a long duration. इसके बेनिफिट ये है कि गले की नसों में कपन पैदा होती है, जो मानसिक शांति और एकाग्रता है वो बढ़ने लगती है। क्रिएट वाइब्रेशन इन द थ्रोट नर्व्स एंड इंक्रीज मेंटल पीस एंड कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ता है। उज्जाई प्राणायाम की बात करें तो इसकी विधि ये है कि गले को हल्का और सुकंजित मतलब रखते हुए सांस को आपको अंदर लेना है और सांस में हल्की सी स्पर जैसी ध्वनि उत्पन्न करनी है। धीरे धीरे सांस को आपको बाहर छोड़ना है। स्लाइटली contract the throat while inhaling and a soft hissing sound should be produced. Exhale slowly. इसके बेनिफिट है कि गले के रोग, थायराइड समस्या है ना, लाभ, इन सभी चीजों में हेल्प मिलती है। मन शांत होता है, शरीर में भी एनर्जी आती है। यूजफुल इन थ्रोट डिसऑर्डर एंड थायराइड प्रॉब्लम्स एंड calms द माइंड एंड एनर्जीज इन द बॉडी। अब गले की हल्की मालिश करने से उंगलियों से गले और जबड़े के नीचे की जो मांसपेशी है उसको धीरे धीरे से दबाएं। 1 से 2 मिनट तक उसकी मालिश करनी है। इसके लाभ है कि गले की सूजन जो है वो कम होती है और आवाज और सांस में भी सुधार मिलता है इससे। यूजिंग द फिंगर्स जेंटली प्रेस एंड द मसाज ऑफ द मसल थ्रोट अंडर द जॉ फॉर द 1 to 2 minutes एंड बेनिफिट रिड्यूस द थ्रोट स्वेलिंग एंड इम्प्रूव्स वॉइस एंड ब्रीथिंग। तो ये थ्रोट की स्वेलिंग को कम करता है और वॉइस एंड ब्रीथिंग को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कंक्लूजन इसका क्या है? गर्दन और गले के व्यायाम में शरीर के ऊपरी हिस्से की जो मांसपेशियां हैं वो सक्रिय, लचीली और तनाव मुक्त बनाए रखती हैं। इससे नियमित अभ्यास करने से केवल गर्दन दर्द और अकड़न दूर नहीं होती है, बल्कि नींद की जो गुणवत्ता है, एकाग्रता है, मानसिक जो संतुलन है वो भी बेहतर हो जाता है। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सरल, सुरक्षित और सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। तो ये कोई भी कर सकता है। तो इसी प्रकार की गर्दन और गले के व्यायाम के योग की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण अंग है और ये रोज के जीवन में आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, नेक एंड थ्रोट एक्सरसाइज कीप द अपर बॉडी मसल एक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेट फ्री होती है। एंड रेगुलर प्रैक्टिस नॉट ओनली फॉर रिलीव्स पेन्स बट स्टिफनेस बट इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, कंसंट्रेशन एंड मेंटल बैलेंस को भी ये ठीक करता है। तो दिस एक्सरसाइज आर सिंपल, सेफ एंड सुटेबल फॉर द ऑल एज ग्रुप के लिए सिंपल है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। एंड द नेक थ्रोट एक्सरसाइज फ्रॉम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द योगा होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम एंड कैन बी प्रैक्टिस इफेक्टिवली इन डेली रूटीन में भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंखों को आराम देने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायामों की सूची बनाइए। लिस्ट द डिस्क्राइब वेरियस एक्सरसाइज द हेल्प रिलैक्स टू द आईज एंड डिस्क्राइब द एक्टिविटी दैट प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू द आईज। आंखों को आराम पहुंचाने वाली क्रियाओं का विवरण करना है। ठीक है, दोनों चीजों की हम बात करेंगे। तो भूमिका यह है कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, स्क्रीन के संपर्क में रहने से आंखों पे बहुत ज्यादा अधिक दबाव पड़ता है। इसकी वजह से आंखों में जलन होती है, दर्द होता है, सूखापन होता है, सिर दर्द भी होता है, धुंधला भी होता है, माइग्रेन जैसी भी आपको बीमारियां होने लग जाती हैं। तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो योग नेत्र साधना में कुछ सरल और प्रभावी व्यायाम भी बताए गए हैं जो आंखों को आराम देने के लिए, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, दृष्टि में सुधार लाने में बहुत आरामदायक साबित होते हैं। तो इन द टोटली डिजिटल एज हम जानते हैं कि कंटिन्यूस एक्सपोजर मतलब मोबाइल फोन का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, टीवी स्क्रीन का यूज करते हैं। इसकी वजह से ये हमारे जो आंखों पे काफी ज्यादा असर करती है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है, ड्राइनेस, हेडेक, बर्न विजन होती है। तो योगा आई के प्रैक्टिस भी के कुछ सिंपल एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज बताई गई हैं जो हमारी आईज को भी रिलैक्स देते हैं। ठीक है, आंखों को आराम देने के लिए कुछ व्यायाम है वो देखते हैं पहले। मेजर एक्सरसाइज दैट रिलैक्स द आईज। पाल्मिंग में मतलब दोनों हाथों को आपको रगड़कर गर्म करें और हथेलियों से आंखों को बिना दबाव के उसको ढककर रखें। 1-2 मिनट तक गहरी सांस लें।
Rub rub both the hand together and to generate warmth and gently cover the eyes with your palm without applying pressure. ठीक है, बिना प्रेशर के आपको अपने हाथ को आपके पाम को रब करके अपनी आईज के ऊपर रखना है और टेक ब्रीथ हमने 1 to 2 मिनट्स। इसकी बेनिफिट है कि आंखों की जो थकान है वो जल्दी से दूर हो जाती है और नसों को भी आराम मिलता है और डार्क सर्कल भी इससे कम होते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखें। और इसका सेकंड है कि आंखें ऊपर नीचे चलाना, मतलब सामने देखकर धीरे धीरे आंखों को ऊपर नीचे करें, 10 बार दोहराएं इसको। तो जो ऊपरी और निचली मांसपेशियां है ना, वो इससे मजबूत होती हैं और कंप्यूटर स्ट्रेस से भी आपको इससे राहत मिलती है। जो लोग डेली कंप्यूटर वगैरह, मतलब ऑफिस वर्क के जो लोग हैं, जो कंप्यूटर वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, ये उनके लिए यूजफुल रहती है, इससे उनको बेनिफिट मिलता है। Moving eye up down, look straight ahead and slowly move your eyes up and upward and downward. रिपीट करना है आपको इसको 10 टाइम्स। आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रेन जो भी होते हैं, इसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, लुकिंग राइट एंड लेफ्ट, तो दाएं बाएं और देखना। तो विधि है कि सिर सीधा रखें और केवल आंखों को दाएं बाएं घुमाएं। 10 बार आपको ये चीज करनी है। तो जो पार्श्व मांसपेशी है उसके अंदर लचीलापन और आंखों की जो थकान है वो कम हो जाती है। कीप योर हेड स्ट्रेट एंड मूव ओनली फॉर आइज टू द राइट एंड। आपको अपना सिर बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रखना है, लेकिन आपकी जो राइट एंड लेफ्ट की आइज को, राइट एंड लेफ्ट उसको घुमाना है। ये एक्सरसाइज आपको 10 मिनट करनी है। इससे इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी आती है आपको लेटरल आइज मसल्स के अंदर एंड रिड्यूस होता है आई फिटिंग। ठीक है, आंखों की जो थकान है वो खत्म हो जाती है। तिरछी दिशा में देखना, लुकिंग डायगोनली, तो इसके अंदर मूव योर आइज टू अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट एंड देन अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट। तो इसको आपको 5 टाइम रिपीट करना है। एक्टिवेट द कॉम्प्लेक्स मसल ऑफ द आइज, तो आंखों को आपको ऊपर दाएं, नीचे बाएं और फिर ऊपर दाएं से नीचे दाएं ऐसे करके लेके 5 बार आपको ये चीजें दोहरानी है। आंखों की जटिल जो मांसपेशियां हैं वो इसकी मजबूत होती हैं। रोटेशन, तो आंखों को गोलाकार घुमाएं, पहले दाएं दिशा में घुमाएं फिर बाएं दिशा में घुमाएं। तो ये चक्र आपको 5 बार करना है। इससे आंखों की जो पूरी मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और रक्त संचार में भी सुधार होता है। रोटेट योर आइज इन अ सर्कुलर मोशन, फर्स्ट आपको क्लॉकवाइज करना है, देन आपको काउंटर क्लॉकवाइज करना है। ये आपको 5 राउंड्स करने हैं। तो स्ट्रेंथ्स ऑल द आई मसल एंड इनहैंस ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। ठीक है, रक्त संचार में भी सुधार होता है। नजदीक दूर रखने का अभ्यास, नियर फार फोकस एक्सरसाइज के अंदर, तो होल्ड योर फिंगर अबाउट 1 फुट अवे। ठीक है, क्या करना है आपको इसके अंदर कि उंगली को आपको 1 फुट की दूरी पे रखना है। उसके बाद आपको उस पर फोकस करना है और फिर दूर किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके ये जो प्रक्रिया है आपको ये 10 बार रिपीट करनी है। तो दृष्टि क्षमता में, मतलब देखने की जो क्षमता है उसके अंदर सुधार होता है। चश्मे का नंबर बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करता है। ठीक है, होल्ड फिंगर अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम द फोकस ऑन इट एंड देन स्टिल फोकस टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड रिपीट दिस 10 टाइम प्रोसेस। इम्प्रूव फोकस एबिलिटी इंक्रीज करती है और हेल्प प्रिवेंट द इंक्रीज ऑफ द स्पेक्ट्रल, जो नंबर्स होते हैं चश्मे के नंबर, उसको इंक्रीज करने में, मतलब जो नंबर बढ़ जाते हैं उसको हेल्प करता है। ब्लिंकिंग, पलक झपकाना, तब 20 से 30 सेकंड तक लगातार पलकें झपकाएं। आंखों की जो नमी बनी रहती है, सूखापन और जलन हो, वो चीजें कम होती है। तो ब्लिंक रिपीटली फॉर 20-30 सेकंड आपको ये चीजें करनी है। इससे क्या होगा, मेंटेन मॉइस्चर इन द आईज एंड रिड्यूस ड्राइनेस एंड इरिटेशन भी कम होती है। त्रटाक, त्रटाटका में क्या होता है कि मोमबत्ती की जो लौ है या बिंदु को बिना पलक झपाए इसको देखते रहें, फिर आंखें बंद करके लौ की छवि पर ध्यान दें। तो इससे क्या होता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है और आपकी दृष्टि में भी सुधार होता है। Gaze at the flame of the candle as a fix of the point without blinking. The close your eyes and focus on the after image of the flame. इससे बेनिफिट यह है कि enhance concentration and help improve vision. इसका भी पार्ट है कि स्पेशल आई रियलाइजेशन टेक्निक, टेयर बैलेंस, तो आंखों को आराम देने वाली विशेष क्रिया होती है, मतलब आंसुओं का संतुलन। तो मेथड ये है कि क्लोज योर आइज एंड जेंटली मसाज द eyelids in the circular motion, then splash cold water on the eye. आंखों को बंद करके पलकों को गोल गोल तरीके से उसको मालिश करना है, फिर ठंडे पानी के छींटे मारने हैं उसके ऊपर।
इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस स्वेलिंग, रेडनेस एंड द बर्निंग सेंसेशन। तो आंखों की जो ठंडक है वो बढ़ती है, और आपकी आंखों के अंदर सूजन, जलन और लालिमा जैसी चीज़ें हैं वो कम होती है, आपको रेडनेस कम होती है। ठीक है। कंक्लूजन क्या है कि रेगुलर आई एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग आई हेल्थ, and practice such as palming, eye rotation, near far focusing, blinking, and tractata to keep the eye muscle strong, flexible, and relaxed. So this exercise not only reduce for digital strain but caused by the modern lifestyle, but also help improve overall vision. So therefore these eye relaxation exercise are not only simple but also extremely beneficial for health and clearly eyesight. ठीक है। तो मतलब आँखों की सेहत बनाए रखने के लिए इसका नियमित व्यायाम करना आवश्यक है, रोज़ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। फार्मिंग, आँख घुमाना, नज़दीक दूर देखना, पलक झपकाना, त्रिताक जैसे जो अभ्यास है ना, ये आँख की मांसपेशियों को शक्तिशाली और लचीला और तनाव मुक्त भी बनाते हैं। तो व्यायाम आधुनिक जीवन शैलियों से उत्पन्न डिजिटल तनाव को कम करने के साथ-साथ ये दृष्टि के सुधार में भी हमारी मदद करता है। तो आँखों को आराम देने के लिए ना व्यायाम केवल मतलब सरल नहीं है, बल्कि स्वस्थ और स्पष्ट दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, उपयोगी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मेडिटेशन हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पर्सन्स मेंटल हेल्थ डिस्कस। और इसके ऑप्शन में है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द मेडिटेशन ऑफ द माइंड चेतन। तो ध्यान का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और चित्त पर ध्यान के प्रभाव की चर्चा भी करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Meditation is an important practice of yoga pose. Purpose is to make the mind steady, focus, and calm. So, in today's fast and stressful lifestyle, mental health issues such as anxiety, depression, irritability, stress have become very common. तो जो ध्यान है वो योगा की ऐसी प्रमुख साधना होती है जिसका उद्देश्य होता है मन को एक जगह स्थिर रखना, एकाग्र करना, शांत करना। तो आज की तेज और तनावपूर्ण जीवन शैली में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही है, चिंता हो रही है, स्वाद, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तनाव हो रहा है। तो ये बहुत आम सी बात हो गई है। ठीक है। इसके बाद मेडिटेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग दिस प्रॉब्लम्स एंड मेंटेनिंग मेंटल बैलेंस। मेडिटेटिंग ऑन द चित्त हेल्प्स इट रिमूव रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द माइंड, thereby improving mental and emotional well-being। तो ध्यान इन समस्या को कम करने के लिए और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ध्यान। तो चित्त पर ध्यान करने से मन की जो अस्थिरता है और विचलन दूर होते हैं, तो इससे मानसिक और भावनात्मक जो स्वास्थ्य है उसके अंदर भी सुधार होता है। अब इसके क्या क्या इफेक्ट है हम उसको पढ़ लेते हैं कि ध्यान का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द मेडिटेशन ऑन द मेंटल हेल्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा reducing in mental stress। तो रेगुलर मेडिटेशन रिड्यूस मेंटल प्रेशर एंड एंजाइटी। तो फोकसिंग ऑन द ब्रेथ एंड द माइंड ब्रिंग पीस टू द बोथ बॉडीज एंड माइंड। तो अगर मानसिक तनाव में किसके अंदर कमी आई है, नियमित ध्यान करने से जो मानसिक दबाव है, जो चिंता है, वो भी कम हो जाती है। इसकी वजह से श्वास और चित्त मतलब इन पर ध्यान केंद्रित करने से शरीर और मन दोनों को ही हमें शांति मिल जाती है। तो मानसिक तनाव में भी कमी आई है इसमें। इमोशनल बैलेंस के अंदर मेडिटेशन टीच अ पर्सन टू कंट्रोल एंगर, फियर, इरिटेबिलिटी एंड मेंटल रिएक्शन, बिकम बैलेंस एंड इमोशन टर्न पॉजिटिव। तो भावनात्मक जो संतुलन है वो बनाना सीख गया है, मतलब जो भावना आपके इमोशंस है उन पे आपका कंट्रोल होने, आपका बैलेंस होने लगा है। तो ध्यान जो है ना व्यक्ति को क्रोध, डर, चिड़चिड़ापन, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करना सिखाता है, और मानसिक जो प्रतिक्रिया है संतुलित हो जाती है, और भावनाएं भी आपकी पॉजिटिव बनने, सकारात्मक रूप से मौजूद बनने लग जाती हैं। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। तो विद द रेगुलर मेडिटेशन द माइंड बिकम्स मोर फोकस एंड अलर्ट एंड इट इम्प्रूव स्टडी, वर्क इफेंसी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो एकाग्रता और स्मरण में शक्ति सुधार में कि ध्यान के अभ्यास से मन अधिक से केंद्रित तो जागरूक होने लगा है। इससे पढ़ाई, काम, निर्णय, इन सभी की क्षमता है उसमें सुधार भी हुआ है। आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित हुआ है, कॉन्सेंट्रेट आपने एक ही टॉपिक के ऊपर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस।
सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन पॉजिटिव एनर्जी फ्लो थ्रू द माइंड एंड अ पर्सन बिकम सेल्फ अवेयर एंड कॉन्फिडेंट। ध्यान के दौरान मन में सकारात्मक जो ऊर्जा का संचार होता है तो व्यक्ति आत्म जागरूक और आत्मविश्वासी भी बनता है। फिफ्थ पॉइंट है नींद और मानसिक विश्राम। तो बेस्ट स्लीप एंड मेंटल रिलैक्सेशन। तो मेडिटेशन रिड्यूस मेंटल हेल्थ फटीग, इट हेल्प इन इंसोम्निया एंड इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। तो ध्यान जो है वो मानसिक थकान को कम करता है और अनिद्रा नींद संबंधी जो समस्याएं होती है ना उसमें भी सुधार लेता है। अब इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑफ चित्ता, ठीक है, चित्त की शुद्धि और स्थिरता, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो प्योरिफिकेशन ऑफ स्टेबिलिटी चित्त, इसके अंदर आपको बताया गया है कि मेडिटेशन रिड्यूस रेस्टल टेंडेंस ऑफ द चित्त, थॉट इमेजिनेशन वरीज, द माइंड बिकम्स क्लियरर फोकस। तो ध्यान से चित्त की विचनशील जो प्रवृत्तियां हैं जो से विचार कल्पना कुछ सोचना, ठीक, कल्पना चिंता ये सारी चीजें वो कम होती है और आपका जो मन है वो एकाग्र और स्पष्ट हो जाता है। कंट्रोल ओवर थॉट, तो मेडिटेशन हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग एंड कंट्रोलिंग अननेसेसरी थॉट, तो मेंटल एनर्जी यूटिलाइज इन द राइट डायरेक्शन। तो ध्यान से चित्त में उठने वाले जो अनावश्यक जो विचार हैं उनको वो पहचानता है, उनको नियंत्रित करने में मदद करता है और मानसिक ऊर्जा को भी सही दिशा में इसका यूज करता है। डेवलपमेंट ऑफ द इनर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, तो व्हेन द चित्त बिकम्स calm and person experience inner consciousness and true self aware, तो mental stability and self awareness increase। तो आत्मिक जागरूकता और चेतना का विकास, मतलब चित्त शांत होने पर व्यक्ति अपने अंदर की वास्तविक चेतना और आत्म स्वरूप का अनुभव करता है और मानसिक संतुलन और आत्म जागरूकता भी बढ़ती है इससे। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की दिशा, तो चित्त पर ध्यान देने से अस्वाद चिंता भावनात्मक जो स्थिरता है अस्थिरता है वो कम होती है, मानसिक स्वास्थ्य आत्मविश्वास और जीवन की जो गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार आता है। Path towards positive mental health, meditating on the chitta reduce and depression, anxiety and emotional instability, तो mental health, self confidence and overall life quality भी improve होती है। कंक्लूजन देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो meditation is not only an effective tool for improving mental health but also the best practice for stabilizing and purifying the chitta। तो जो ध्यान है वो न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक तरीका है बल्कि ये चित्त को स्थिर और शुद्ध करने का सर्वोत्तम अभ्यास भी है। तो थ्रू द रेगुलर मेडिटेशन अ पर्सन बिकम द फ्री फ्रॉम स्ट्रेस इमोशन इंस्टेबिलिटी डिप्रेशन, तो इट आल्सो इनहांस ऑफ हेल्थ सेल्फ अवेयरनेस पॉजिटिव थिंकिंग एंड ओवरऑल बैलेंस इन लाइफ। नियमित ध्यान के माध्यम से अगर व्यक्ति जो है वो मानसिक तनाव भावनात्मक स्थिरता और स्वास्थ्य समस्या है उससे मुक्त हो जाता है और साथ में ही ये आत्म जागरूकता सकारात्मक सोच और जीवन में भी संतुलन प्रदान करता है। तो मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द मेंटल हेल्थ एंड हैज डीपली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द चित्त। तो इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यास जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और चित्त पर भी गहरा सकारात्मक प्रभाव डालने वाला भी एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है कि सूर्य नमस्कार इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर ह्यूमंस, गिव अ ब्राइट एग्जांपल फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, आपके इस स्टेटमेंट के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसका। इसके ऑप्शन में कि सूर्य नमस्कार इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज, इसको डिस्कस करके हमें बताना है। तो बेसिकली हमें बताना है, इस लाइन का मतलब बताना है कि सूर्य नमस्कार इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज। तो सूर्य नमस्कार मनुष्य के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है, इस कथन का हमें विवरण देना है। सूर्य नमस्कार पूर्ण व्यायाम है, इसकी चर्चा करनी है। तो एक ही चीज बतानी है दोनों ही में आपको। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिएगा। सूर्य नमस्कार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द योगा। इट इज कंप्लीट मेथड फॉर द मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एनर्जी व्हेन द परफॉर्मेंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग सनलाइट। तो इट एनहांस फिजिकल हेल्थ मेंटल क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो being a complete exercise means that it activates all major organs and muscle of the body while harmonizes the body and mind energy system। तो सूर्य नमस्कार जो है वो योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय अभ्यास है। ये शरीर के अंदर मन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने का संपूर्ण साधन भी है। इसे सुबह सूर्य की किरणें के समय करने में शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद मिलती है। तो संपूर्ण व्यायाम होने का अर्थ यह है कि जो व्यायाम है वो शरीर के सभी अंगों और मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं और शरीर और मन के अंदर ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं।
ठीक है। अब इसके फिजिकल इफेक्ट ऑफ सूर्य नमस्कार के क्या हैं वो हम दिखाते हैं कि सूर्य नमस्कार के शारीरिक लाभ क्या है। तो एक्सरसाइज ऑफ द एंटायर बॉडी टू एक्टिवेट द मसल्स ऑफ द हैंड्स, लेग, बैक, एब्डोमेन, शोल्डर एंड नेक। तो पूरे शरीर की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। यहाँ पे हाथ, पैर, पीठ, पेट, कंधे, गर्दन की मांसपेशियां सक्रिय होने लगती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। तो रेगुलर प्रैक्टिस इंक्रीज बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड इम्प्रूव बैलेंस। तो लचीलापन संतुलन होता है कि नियमित अभ्यास करने से शरीर लचीला बनता है और संतुलन में भी सुधार होता है। Enhance heart and lung capacity to control the breathing and during the practice improve the functioning of the heart and lungs। तो हृदय और फेफड़ों की जो क्षमता है वो बढ़ने लग जाती है व्यायाम के दोनों श्वास नियंत्रित करने से, मतलब सांस छोड़ने सांस लेने की वजह से। तो जो नियंत्रित होने से जो हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है इससे। वेट कंट्रोल एंड इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। तो इट हेल्प्स बर्न कैलोरीज एंड बूस्ट द बॉडीज मेटाबॉलिक एनर्जी। तो वजन नियंत्रण और मेटाबॉलिक सुधार में भी करता है ये कैलोरी जलाने में मदद करता है और शरीर की जो ऊर्जा है वो बढ़ाता है। ठीक है। इसका बी पार्ट है मानसिक भावनात्मक लाभ। तो मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स क्या है इसके। मानसिक तनाव की चिंता में कमी आ जाती है। सूर्य नमस्कार से मन शांत हो जाता है और तनाव मुक्त भी हो जाता है। तो रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सूर्य नमस्कार calm the mind and reduce stress. Improved concentration awareness, focusing on the posture and breathe bring mental clarity। तो एकाग्रता और जागरूकता बढ़ने लग जाती है। आसन और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिकता स्पष्ट होती है। पॉजिटिव एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। तो ग्रेटिंग द सन इन द मॉर्निंग जनरेट पॉजिटिव एनर्जी एंड इनहैंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के थ्रू जब सुबह सूर्य को नमस्कार करने से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। अब सी पार्ट है इसका कि सूर्य नमस्कार का संपूर्ण अभ्यास क्या है वो देख लेते हैं इसका। ठीक है। सूर्य नमस्कार एज अ कंप्लीट प्रैक्टिस। तो सूर्य नमस्कार कंसिस्टेंट ऑफ 12 to 14 posture. It is a combined practice of the physical exercise, strength and flexibility, pranayam, breath control and meditation concentration। तो सूर्य नमस्कार 12 से 14 आसनों का संयोजन है। यह एक शारीरिक व्यायाम, ताकत और लचीला प्राणायाम, श्वास नियंत्रण और ध्यान एकाग्रता का सम्मिलित एक रूप होता है। इसलिए इसे संपूर्ण व्यायाम कहा जाता है क्योंकि ये केवल मांसपेशियों तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ही सशक्त करता है, तो मजबूत बनाता है। It is called complete exercise because it is not only works on the muscles but also strength both physical and mental health को भी ये strong करता है। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। सूर्य नमस्कार is a complete exercise that activate all major organs and muscles of the body. So it reduce mental stress, increase energy and promote overall health. So with the regular practice and gain physical strength, flexibility, mental balance and positive energy. So hence it is considered an ideal and complete practice for yoga and health. सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है जो शरीर के सभी प्रमुख अंग मांसपेशियों को सक्रिय बनाते हैं और ये मानसिक तनाव को भी कम करते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। तो नियमित अभ्यास से शारीरिक जो शक्ति है, जो लचीलापन है, मानसिक संतुलन है, सकारात्मक जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस योग और इससे स्वास्थ्य और आदर्श संपूर्ण का अभ्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि योग अभ्यास प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। तो वाई इज प्राणायाम इंपॉर्टेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन द बिल्डिंग एंड गुड हेल्थ। और अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए योग के महत्व के बारे में बताना है। इन दोनों चीजों को ही हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि योगा इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज बट अ कंप्लीट प्रैक्टिस दैट बैलेंस इन द बॉडी, माइंड, सोल एंड द योगा प्राणायाम शुड हैव special importance because in the help regulate balance in the force energy along with the regular practice of the yoga improve physical health, mental peace and overall lifestyle। तो जो योग है वो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि हमारे शरीर, हमारे मन के अंदर, आत्मा, इन सभी चीजों का संतुलन करने का ये पूर्ण अभ्यास है। योगाभ्यास में प्राणायाम का विशेष महत्व है क्योंकि ये जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने में, संतुलित करने में मदद करते हैं हमारे। और साथ में योग के जो नियमित अभ्यास हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समृद्ध जीवन शैली में भी सुधार लेकर आती हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राणायाम इन योगा प्रैक्टिस के क्या महत्व है। तो प्राणायाम का योग अभ्यास में क्या महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑफ लाइफ एनर्जी। ठीक है।
कंट्रोल ऑफ लाइफ एनर्जी। प्राणायाम रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द ब्रेथ एंड प्राणा, तो इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड माइंड। तो प्राणायाम जो है श्वास और प्राणायाम गति का नियंत्रित गति को नियंत्रित करता है और ये शरीर और चित्त में ऊर्जा का संतुलन भी बना के रखता है। मेंटल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेस रिलीफ, तो रेगुलर प्राणायाम काम एंड स्टेबलाइज द माइंड, दैट रिड्यूस एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस। तो मानसिक जो स्थिरता है, तनाव मुक्ति है, इन सब से हमें राहत मिलती है। तो नियमित प्राणायाम मन को शांति स्थिर बनाती है, चिंता, स्वाद और मानसिक तनाव भी इससे कम होता है। तो मेडिटेशन एंड मेंटल कंसंट्रेशन, प्राणायाम टेक्निक्स हेल्प कंट्रोल द माइंड, दिस इंक्रीज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट द मेडिटेट। तो ध्यान और मानसिक एकाग्रता, प्राणायाम की विधि से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ध्यान और एकाग्रता की क्षमता है वो बढ़ने लग जाती है। हेल्थ बेनिफिट, तो इट एनहांस कैपेसिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, तो डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी बिकम स्ट्रॉन्गर। तो हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं इसके अंदर कि आपके हृदय और फेफड़ों की क्षमता है वो बढ़ने लग जाती है और पाचन में भी आपको राहत मिलती है, रक्त संचार भी होता है और प्रतिरक्षा तंत्र भी आपका मजबूत होता है। ठीक है, बी पार्ट है इसका, योग का अच्छा स्वास्थ्य बनाने में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ द योगा इन द बिल्डिंग गुड हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब योगा जो पोस्चर है स्ट्रेथन द मसल्स एंड बोन्स एंड जॉइंट्स, तो इट इम्प्रूव्स वेट कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनर्जी लेवल। तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो योग आसन के शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां और जॉइंट्स को मजबूत बनाती हैं और इससे वजन नियंत्रण, लचीलापन और ऊर्जा स्तर में भी काफी सुधार होता है। मेंटल हेल्थ, तो मेडिटेशन एंड प्राणायाम रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटल क्लैरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें ध्यान प्राणायाम से मानसिक तनाव कम होता है हमारा और जो मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक सोच भी बढ़ती है क्योंकि इनकी वजह से ना नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है। लेकिन प्राणायाम करने से जो माइंड रिलैक्स हो जाता है, एक जगह पे स्पष्ट रूप से स्थिर होता है, तो इससे हमारे दिमाग में मतलब पॉजिटिव थिंकिंग चलती है, तो पॉजिटिव थिंकिंग भी बढ़ती है। प्रोटेक्शन एंड फ्रॉम द डिजीज इन द longevity, तो yoga strengthens the immune system, it reduces the risk of the heart disease, high blood sugar pressure and diabetes and other chronic illness। तो रोगों से रक्षा देगा, मतलब जो योग है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, जो और जिनको डायबिटीज है, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं ना, इनकी जोखिम को भी ये घटाता है। तो योग आपकी जो बीमारियां हैं इनको भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट, योगा प्योरीफाई द माइंड एंड इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, तो इट हैंस मेंटल बैलेंस, इट प्रोवाइड अ पर्पसफुल डायरेक्शन इन द लाइफ। तो आध्यात्मिक लाभ है कि योग की चिंतन शुद्धि होती है और व्यक्ति को आत्म जागरूक बनाती है और मानसिक संतुलन और जीवन में उद्देश्यपूर्ण दिशा को भी ये प्राप्त प्रदान करता है। तो आपने यहाँ तक इतना समझे होगा कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। The combination of yoga and pranayam is extremely beneficial for the body, mind and soul. Pranayam is balance life energy, reduce mental stress and enhance concentration. Regular practice of yoga improves physical health, mental peace and overall lifestyle. Therefore, yoga and pranayam are considered highly important for healthy life and mental balance. योग और प्राणायाम का संयोजन शरीर और मन आत्मा के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्राणायाम जीवन ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। तो ध्यान की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति, समृद्ध जीवन शैली के अंदर भी इसके अंदर सुधार होता है। तो इसलिए योग अभ्यास और प्राणायाम दोनों ही स्वास्थ्य, जीवन और मानसिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हमारे जो गिव वे के जो विनर्स क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि नाड़ी संशोधन प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है। तो बाय व्हाट टू अदर नेम इज नाड़ी संशोधन प्राणायाम नोन्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द चक्र्स इन द ह्यूमन बॉडी, एक्सप्लेन इन द डिटेल्स एंड गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द चक्र्स। तो बेसिकली दोनों को ही आपको दोनों ही ऑप्शन के अंदर आपको चक्र के बारे में बताना है। तो मानव शरीर में चक्र क्या है इसके विस्तार पूर्वक समझाइए और चक्रों को संक्षिप्त वर्ण करना है।
तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन द ट्रेडिशन ऑफ द योगा एंड आयुर्वेद चक्र आर कंसिडर्ड द एनर्जी सेंटर्स, प्राणायाम सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो योग और आयुर्वेदिक जो परंपरा है वो चक्र शरीर में ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं और चक्रों के माध्यम से शरीर, मन, आत्मा इन सभी में ऊर्जा का प्रभावी नियंत्रण होता है। ठीक है, थ्रू दिस चक्र द फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन द बॉडी, माइंड एंड सोल इज रेगुलेटेड। तो चक्र आर नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल सिंबल बट एसेंशियल एनर्जी एंड सेंटर फॉर द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग। तो ईच चक्र इज कनेक्टेड विद द स्पेसिफिक ऑर्गन एंड लाइफ फोर्सेस ऑफ द बॉडी। तो जबकि मतलब ये जो केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण ऊर्जा है के केंद्र है। प्रत्येक चक्र का संबंध है ना शरीर के विशिष्ट अंगों और जीवन शक्तियों से होता है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चक्र। तो चक्रों की विशेषताएं देखेंगे। तो मानव शरीर में कुल 7 चक्र माने जाते हैं। There are the total of 7 major chakras in the human body और ये रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर मस्तक के शीर्ष तक ये स्थित है। तो they are located from the base of the spine of the top of the head। ठीक है, तो हमारी स्पाइन से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक ये स्थित है। तो व्हेन द एनर्जी फ्लो इन द ईच चक्र रिमेन बैलेंस, फिजिकल, मेंटल हेल्थ एंड एक्सीलेंट। तो प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है ना वो संतुलित है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर उत्तम रहता है। तो चक्रों को असंतुलन से तनाव, रोग और मानसिक असंतुलन भी उत्पन्न हो सकता है। तो इम्बैलेंस ऑफ चक्र तो कैन कॉज स्ट्रेस होता है, डिजीज होती है, मेंटल इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है चक्रों की इम्बैलेंस से। प्रमुख 7 चक्रों के विवरण मतलब उसके बारे में बात करेंगे अब। डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 मेजर चक्र। तो पहला है वो आपका मूलाधार चक्र, इसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं। मूलाधार चक्र इस लोकेशन कौन सी होती है? बेस ऑफ द स्पाइन होती है, कलर रेड होता है। फंक्शन क्या है इसकी? सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फिजिकल लाइफ एंड कॉन्फिडेंस। इसका स्थान है कि रीढ़ की हड्डी के आधार पर होता है। ये रंग लाल होता है और इसका कार्य है कि सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक जीवन और आत्मविश्वास को बढ़ाना। स्वास्थ्य स्थान चक्र, तो स्कैरल चक्र भी बोलते हैं। लोकेशन बिलो द नेवल है, कलर इसका ऑरेंज है। फंक्शन है क्रिएटिविटी, सेक्सुअली एंड इमोशन। तो इस नाभि के नीचे से होता है ये चक्र एंड और इसका जो रंग है वो नारंगी है। कार्य है सृजनशीलता, कामुकता और भावनाएं। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं मणिपुर चक्र। स्थान है पेट के क्षेत्र में। लोकेशन स्टमक रीजन। इसका रंग पीला है, इस कलर येलो। फंक्शन है विलो पावर, सेल्फ स्टीम एंड एनर्जी। तो इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान, ऊर्जा इन सभी चीजों को बढ़ाता है। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। अनाहत चक्र के अंदर ये हृदय के क्षेत्र में होता है, रंग हरा होता है। इसका कार्य है कि प्रेम, करुणा और सहानुभूति। तो हार्ट रीजन में होता है, कलर ग्रीन है और ये लव, कंपेशन एंड एम्पैथी को इंक्रीज करता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में थ्रोट रीजन में होता है, कलर ब्लू है। फंक्शन इसका कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ को इंक्रीज करता है। तो संचार, अभिव्यक्ति और सत्य को निकालता है। गले के क्षेत्र में होता है, रंग नीला है इसका। आज्ञा चक्र के अंदर, ठीक है, तो आज्ञा चक्र के अंदर बताया लोकेशन बिटवीन द आईब्रो, आईब्रो के नीचे होता है। इंडिगो ब्लू कलर है इसका और इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशन होता है। तो भावों के नीचे तृतीय मतलब नेत्र क्षेत्र में होता है और इंद्रधनुष्य नीला नीला कलर है इसका। बुद्धि, चेतना, अंतर्ज्ञान की इन सब चीजों को इसके फंक्शन है ये। तो लोकेशन टॉप ऑफ द हेड है, कलर वायलेट वाइट है। शस्त्र चक्र में मस्तिष्क के शीर्ष पर है, रंग इसका बैगनी और सफेद है और इसका कार्य है, इसका फंक्शन है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड लिबरेशन, मोक्ष। तो आध्यात्मिक जागरूकता और ब्रह्मांडीय चेतना, मोक्ष इन सभी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द चक्र, अब चक्रों के महत्व के बारे में बताते हैं। तो बैलेंस चक्र रेगुलेट द एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योगिक प्रैक्टिस कीप द चक्र एक्टिवेट द बैलेंस। तो दे आर एसेंशियल फॉर मेंटल पीस, इमोशनल बैलेंस एंड फिजिकल हेल्थ। तो चक्रों का जो संतुलन है ना वो शरीर की, मन की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और ध्यान, प्राणायाम और योगिक अभ्यास को एक चक्र है संतुलित मतलब चक्र सक्रिय और संतुलित रहते हैं। ये जो मानसिक स्थिति है इससे भावनात्मक संतुलन बनता है और शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका भी कंक्लूजन देख लेते हैं हम
कि चक्र आर द वाइटल एनर्जी इन द सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो मानव शरीर के अंदर चक्र है वो ऊर्जा के महत्वपूर्ण एक केंद्र होते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चक्र आर वाइटल एनर्जी सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी दैट इन्फ्लुएंस द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। These seven major chakras are located from the base of the spine and to the crown of the head। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्पाइन से लेके हेड तक ये सारे चक्र मौजूद हैं। ठीक है, 7 प्रमुख चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर मस्तिष्क तक स्थित है और ये प्रत्येक का विशिष्ट एक कार्य होता है। योग प्राणायाम द्वारा इन चक्रों को संतुलित करके व्यक्ति स्वस्थ, मानसिक स्वरूप से स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागरूक भी बन सकता है। तो इसी प्रकार जो चक्र है वो मानव की ऊर्जा प्रणाली के केंद्र और योग साधना का भी एक आधार है। ठीक है, तो बाय द बैलेंस दिस चक्र थ्रू द योगा प्राणायाम अ पर्सन बिकम हेल्दी, मेंटली स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअल। The chakra are the core of the human energy system and the foundation of the yogic practice। And then क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिसके अंदर हमें बताना है शॉर्ट नोट्स हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ आसन के बारे में, फैक्ट ऑफ मेडिटेशन के बारे में, द फर्स्ट सूत्र ऑफ पतंजलि योगा सूत्र एंड सहज मेडिटेशन के बारे में बताना है। आसन के महत्व के, ध्यान का प्रभाव, पतंजलि योग सूत्र के पहले सूत्र के बारे में बताना है, सहज ध्यान के बारे में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो योग जो मानव जीवन का संपूर्ण साधन है जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखता है। योग की जो विभिन्न विधाएं हैं उसके अंदर आसन, ध्यान, प्राणायाम, चित्त, इन सभी का ध्यान जो है सम्मिलित होता है और ये सभी जो अभ्यास है व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है। तो नीचे चारों विषयों का संक्षिप्त रूप से वर्ण दिया गया है, उसको अब देखना है हमें। ठीक है, योगा इज अ कंप्लीट डिसिप्लिन ऑफ द ह्यूमन लाइफ दैट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, माइंड, सोल एंड वेरियस मेथड ऑफ योगा include आसन, meditation, pranayam and regulation of the consciousness। So all this practice provide physical health, mental stability and the spiritual awareness। तो below is a brief description of all 4 topics। तो आसन के महत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ आसन। तो फिजिकल हेल्थ, आसन स्ट्रेंथ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। तो शारीरिक स्वास्थ्य में ये मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ों को मजबूत बनाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो बेनिफिशियल इन हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो रोगों से सुरक्षा होती है, मतलब हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, पाचन समस्या में भी आपको राहत मिलती है। ऊर्जा और लचीलापन आता है, शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और थकान भी कम होती है। एनर्जी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इनहेंस ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस द फटीग। अब ध्यान के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ द मेडिटेशन। तो मेंटल पीस, तो मानसिक शांति की, मतलब चित्त की जो विचलनशील प्रवृत्तियां हैं वो शांत हो जाती है, तनाव और चिंता भी कम हो जाती है। द रेसिस्टेड टेक्निक्स ऑफ द माइंड एंड काम डाउन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Concentration of the memory, that the mind becomes stable and focused, improving the work efficiency study। तो एकाग्रता और स्मरण शक्ति होती है, मतलब मन को स्थिर केंद्रित करता है और कार्य और पढ़ाई में भी सुधार होता है इससे। इमोशनल बैलेंस, पॉजिटिव इमोशन इंक्रीज एंड सेल्फ अवेयरनेस डेवलप्ड। तो भावना तो संतुलन बना के रखता है, सकारात्मक जो भावना है वो बढ़ती है और आत्म जागरूकता भी आती है इससे। आध्यात्मिक लाभ, तो मानसिक संतुलन और चेतना का भी विकास होता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट ये हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल बैलेंस एंड द हायर कॉन्शियस। थर्ड है हमारा पतंजलि योग सूत्र के पहले सूत्र के बारे में बताना था। फर्स्ट सूत्र ऑफ द पतंजलि योगा सूत्र। तो पतंजलि के फर्स्ट सूत्र में बताया है कि अथ योगासनम मीन द नाउ द डिसिप्लिन ऑफ द योगा बीन्स। तो पहले सूत्र के माध्यम से योगासनम अर्थात जब योग का अनुशासन शुरू किया जाए। ये सूत्र योग के अध्ययन और अभ्यास की शुरुआत के लिए मार्गदर्शन करता है। इसका ये बताता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन भी है। It guides the beginning of the study and the practice of yoga, and it signifies that yoga is not merely physical practice but a discipline of the mind and spirit। और फोर्थ पॉइंट हमारा सहज ध्यान के बारे में। सहज मेडिटेशन इज अ सिंपल एंड नेचुरल मेथड ऑफ द मेडिटेशन। तो अ पर्सन विदाउट एनी डिफिकल्ट टेक्निक effortlessly फोकस ऑन द इनर स्टेबिलिटी एंड मेंटल कामनेस। तो व्यक्ति बिना किसी कठिन तकनीक के सहज रूप से अपने चित्त और मानसिक स्थिर पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके लाभ यह है कि मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक ऊर्जा का भी संचार होता है। तो बेनिफिट है मेंटल पीस एंड इमोशनल बैलेंस एंड इंटरनल एनर्जी फ्लो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी जो गिव वे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि मानव शरीर का जो पहला चक्र है वो कौन सा है? तो व्हाट इज द फर्स्ट चक्र ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, इसका आप कंक्लूजन देख लेते हैं कि these are the aspect of yoga asan meditation and the first sutra of the Patanjali and Sahaj meditation are essential for the holistic life। तो योग के जो 4 पहलू है ना, आसन, ध्यान, पतंजलि योगा सूत्र, इसके पहले सूत्र, सहज ध्यान, ये संपूर्ण जीवन के लिए हम आवश्यक है। इससे जो आसन है वो शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। ध्यान और सहज ध्यान मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना के रखता है। पतंजलि योग सूत्र ने योग की विधि और अनुशासन का मार्गदर्शन करके हमें बताते हैं। तो इन सभी का जो नियमित अभ्यास है व्यक्ति को संपूर्ण संतुलित और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन भी प्रदान करता है। तो आसन मेंटेन फिजिकल हेल्थ मेंटेन करती है, ये मेडिटेशन एंड साइंस मेडिटेशन प्रोवाइड करती है मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, और पतंजलि योगा सूत्र हमें गाइड करता है मेथड एंड डिसिप्लिन ऑफ द योगा। एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस ऑल थिंग तो कंप्लीट बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 10 के 10 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, योगा के सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों में से किसी को बाय करनी है तो कमेंट सेक्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप उसको बाय कर सकते हो। मैंने आपको प्राइस आपको पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दिए हैं, तो वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो आई होप आपको सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक बार पूरी वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख लोगे ना तो आपका 80 to 90% आपका सिलेबस है आप कवर कर लोगे, आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारे होल सिलेबस से सारे जो क्वेश्चन है उन सभी को लिया था। इससे आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा इन 10 क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये वीडियोस पूरी देख लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और पीडीएफ आपको हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप बोल सकते हो आई नीड नोट्स, और सब्जेक्ट का आप नेम बता दीजिए, सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।